हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके आईसीसी। सो गाइस, आज हम परसेंटेज चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज परसेंटेज पार्ट 4 को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस सेक्शन में आज का जो सेशन रहेगा, इसमें हम टाइप 10 से शुरू करने जा रहे हैं। तो क्योंकि इससे पहले हमने टाइप 9 तक कवर कर लिया है, इसलिए अब टाइप 10 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो टाइप 10 के जो क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि सपोज करो कि किसी कमोडिटी का, यानी कि जो भी चीज़ आप डेली इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उसका प्राइस डिक्रीज होता है, यानी कि फॉल्स डाउन होता है, कम होता है, तो बताना है कि कितने परसेंट एक हाउस होल्डर उसकी कंजप्शन को ज़्यादा करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि उसका यूज़ कितने परसेंट ज़्यादा करेगा, सो एज नॉट टू डिक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। यानी कि अपना एक्सपेंडिचर तो उसने उतना ही रखना है। एक्सपेंडिचर मीन खर्चा, यानी कि खर्चे का तो अब भी वो उतना, लेकिन कंजप्शन उसकी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि चीज़ का प्राइस कम हो गया। जैसे कि आप सबको पता है कि पीछे कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हो, तो अगर उसका प्राइस कम हो जाता है, ठीक है, मान लो कि आप पहले 100 रुपये में 3 किलो प्याज खरीदते थे, लेकिन जब उसका प्राइस कम हो गया, लेकिन खर्चना तो आपने अभी भी 100 रुपये है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि एक्सपेंडिचर उतना ही रहेगा, यानी कि खर्चने भी अभी आपने उतने ही हैं, यानी कि 100 रुपये ही खर्चने हैं। तो पहले तो 3 किलो मिलते थे, लेकिन चीज़ सस्ती हो गई और दुकान वाले ने आपको 3 किलो की जगह पे, क्योंकि सस्ता हो गया था, आपको 4 किलो दे दिया। तो आप पहले 3 किलो घर में लेके जाते थे तो 3 किलो खा लेते थे। तो अभी क्योंकि प्राइस सस्ता हो गया और आपने 100 रुपये ही खर्चे, लेकिन अब आपको कितने मिल रहे हैं 100 रुपये में? 4 किलो प्याज, ठीक है, और आप उसकी कंजप्शन कितनी करोगे? घर जाके 4 किलो ही खा जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब सस्ती होगी चीज़ तो उसकी कंजप्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। अब केस डिस्कस करते हैं कि अगर चीज़ महंगी हो गई तो क्या होगा। लेकिन इसमें कंडीशन इस क्वेश्चन में ये रहती है कि चीज़ भले ही महंगी हो जाए, लेकिन खर्चने तो आपने उतने ही हैं जितने आप पहले खर्चते थे, उतने ही आपने एक्सपेंडिचर करना है, अभी भी उतना ही खर्चा करना है, लेकिन कंजप्शन उसकी कम हो जाएगी, उसका इस्तेमाल आप कम कर दोगे। जैसे मान लीजिए कि पीछे प्याज काफ़ी महंगे हो गए थे, तो क्या हुआ कि जहाँ पे आप 4 किलो आप घर में लेके जा रहे थे, लेकिन जब आपने सुना कि उसका प्राइस बढ़ गए हैं प्याज के, उसका जो प्राइस है वो रेज हो गया, इंक्रीज हो गया, तब उसकी ऑब्वियसली जहाँ पे आप 4 किलो प्याज खा रहे थे, अब 100 रुपये में आपको कितने मिलेंगे? 2 किलो, 1 किलो, ठीक है। तो जब आप 1 किलो लेके जाओगे, खर्चा तो आपने 100 रुपये ही करने हैं, जैसे आप ऑब्वियसली पहले करते थे उतना ही करने हैं, लेकिन उसकी कंजप्शन क्या हो गई? कम हो गई, उसका इस्तेमाल कम हो गया। क्योंकि जब भी कोई चीज़ का प्राइस जब बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली बात कि उसका जो कंजप्शन है, उसका जो इस्तेमाल है, वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो इस टाइप 10 में इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं जहां पे किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है और उसकी कंजप्शन कम हो जाती है, या किसी कमोडिटी का प्राइस लो हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है और उसकी कंजप्शन बढ़ जाती है, उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास बनाया, वो ये है R/100 प्लस माइनस R इंटू 100%। तो ये हमें बता देगा कि कितने परसेंट उसने इंक्रीज की है अपनी कंजप्शन को, या कितने परसेंट उसने डिक्रीज किया है अपनी कंजप्शन को। कंजप्शन का मतलब उसकी यूज, उसका इस्तेमाल। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा फार्मूले में प्लस भी है और माइनस भी है, लेकिन एट ए टाइम तो एक ही यूज करना है, या प्लस या माइनस। तो प्लस कब करना है? प्लस वाला फार्मूला तब यूज करना है, इस फार्मूले में प्लस तब लिखना है जब प्राइस इंक्रीज हो रहे होंगे, ठीक है। और माइनस वाला फार्मूला कब यूज करना है? जब आपके प्राइस डिक्रीज हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये रहा फार्मूले का। और ये जो R है, R इसमें परसेंटेज है जो कि क्वेश्चन में दी गई होगी कि इतने परसेंट बढ़ रहा है या इतने परसेंट कम हो रहा है। तो R यहाँ पे परसेंट होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन निकालते हैं कि कैसे करना है। अब यहां पे बोला हुआ है इफ द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स डाउन का मतलब नीचे गिर रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो सीधा सीधा पता चलता है, मैंने बोला जब भी डिक्रीज होगा तो माइनस वाला फार्मूला लेंगे, तो यानी कि फार्मूला तो कौन सा यूज होगा?
R/100 माइनस R वाला इंटू 100% वाला, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब R क्या होती है यहाँ पे परसेंट, तो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, इफ द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स डाउन बाय 20%, तो यहाँ पे R कितना है 20%। ठीक है, तो जहां पे R है वहां पे मैं क्या लिख दूंगा 20 लिख दूंगा। ठीक है, फार्मूले में पुट कर दी मैंने वैल्यू, अब इसको सॉल्व कर लेना है। जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा कि कितने परसेंट आपने अपनी कंजप्शन को इंक्रीज किया, क्योंकि यहां पे प्राइस जो है शुगर के कम हो रहे हैं लेकिन उसकी कंजप्शन ज्यादा होगी, क्योंकि सस्ती चीज होगी वो उतनी ही ज्यादा उसका लोग इस्तेमाल करेंगे, सस्ती देख के उसका ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो इसलिए उसकी कंजप्शन बताने की अब कितना ज्यादा इस्तेमाल होगा वो परसेंटेज आपने निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर इंक्रीज इट्स कंजप्शन सो एज नॉट टू डिक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, यानी कि अब भी उसने उतने ही खर्चने हैं जितने वो पहले खर्चता था, लेकिन बताना है कि कितने परसेंट एक हाउस होल्डर ने, घर चलाने वाले ने, जैसे हम सबकी मदर जो है वो घर चला रहे हैं, तो उन्होंने कितने परसेंट उसकी कंजप्शन को इंक्रीज कर दिया। सस्ती चीज होगी तो उसका इस्तेमाल ज्यादा हो गया, तो उसके लिए फार्मूला ये वाला हमने लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 20/80 इंटू 100, 21 ज़ा 20, 24 ज़ा 80, अब 4 और 100 की बारी, 4 25 ज़ा 100, तो आ गया 25% इज द आंसर, यानी कि 25% जो है शुगर का इस्तेमाल बढ़ गया, क्योंकि उसका 20% प्राइस कम हो गया, तो उसकी कंजप्शन कितनी बढ़ी है 25%। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही टाइप है, लेकिन यहां पे पेट्रोल का प्राइस क्या हो रहा है, रेज हो रहा है, तो रेज का मतलब इंक्रीज, तो यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा, इंक्रीज वाला। तो इंक्रीज वाले में फार्मूले में क्या यूज किया हुआ हमने, प्लस, तो सिंपल हमने लिखना है प्लस वाला फार्मूला, R/100 प्लस R इंटू 100%, तो ये वाला फार्मूला लिखना है। तो मैंने बोला था कि ये जो R होता है ये क्या होता है, क्वेश्चन में जो परसेंटेज दी गई होगी इस तरीके के क्वेश्चन में, उसे हम R बोलेंगे। तो यहाँ पे भी R क्या दिया हुआ 20, तो R इज 20, तो R जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे मैंने 20 को पुट कर देना है। तो मैं लिख लेता हूँ 20/100 प्लस 20, 20/120 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 कैंसिल, 2 और ये 6। ठीक है, अब 100 को 6 के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6, 16 और यहाँ पे बच गया कितना 4। ठीक है, तो इतने परसेंट आपका आंसर। इसको चाहो तो और काट सकते हो, क्योंकि 4 और 6 ये भी कटता है, तो इसको भी काट सकते हो। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 16 2/3% इज द आंसर। ठीक है, अब टाइप नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइप नंबर 11 में क्वेश्चंस हो गए इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर के रिलेटेड। जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी जो इनकम है, जब आपको कोई सैलरी मिली, तो वो मैंने बोला था पिछली टाइप्स में भी डिस्कस किया था कि वो शुरू में कितनी होगी 100%, क्योंकि वो कंप्लीट है, पूरी की पूरी है आपकी जेब में। लेकिन जब आपने उसमें से कुछ स्पेंड कर दिया, यानी कि उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर कर दिया, स्पेंड मतलब खर्चना और एक्सपेंडिचर का मतलब भी खर्चा, तो जब आपने उसमें से कुछ खर्च दिया आपने अपनी इनकम से, तो जो पैसे बचे वो क्या थे आपके, सेविंग, क्योंकि उतने आपने बचा लिए, क्योंकि आपने अपनी इनकम में से जितना खर्चा करना था वो आपने कर लिया, और बाकी बचे पैसे क्या होंगे, वो आपकी सेविंग होगी। ठीक है, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा आपका क्या होता है कि इनकम में दो चीजें होती हैं, क्योंकि इनकम किससे बनी है, क्योंकि इनकम से सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, या तो उसको बचा के रख लो या तो उसको खर्च दो। ठीक है गाइस, तो इनकम किससे बना हुआ है, सेविंग से प्लस आपकी एक्सपेंडिचर से, यानी कि इनकम दोनों चीजों से बना हुआ है, सेविंग और प्लस एक्सपेंडिचर। तो इनकम से दो ही चीजें होती हैं,
यानी कि इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, और अगर कोई पूछता है कि आपने निकालनी है सेविंग, कि आपके पास कितनी सेविंग हुई है, मान लो कि आपकी इनकम है 100, ठीक है, 100 रुपए हैं आपके पास, वो इतनी आपकी इनकम है, और अगर आपने उसमें से स्पेंड कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया 40 रुपीज, यानी कि 100 में से 40 रुपीज आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास सेविंग कितनी होगी? 60 रुपीज, क्योंकि 40 रुपीज तो आपने खर्च कर दिए 100 में। तो यानी कि आपके पास जो इनकम थी वो 100 थी, ठीक है, यानी कि आई फॉर इनकम लिख देता हूं मैं शॉर्ट टर्म में। आई जो था आपका इनकम थी 100, आपने एक्सपेंडिचर, ई फॉर एक्सपेंडिचर लिख देता हूं मैं। तो खर्चा कितना किया आपने? 40, और सेविंग जब आपने निकालनी थी तो कैसे निकाली आपने? 100 रुपए में से 40 रुपए को माइनस कर दिया, ठीक है, यानी कि 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60, यानी कि 60 रुपए आपने बचा दिए। ठीक है, तो सेम वही उसी कंसेप्ट से फार्मूला बना हुआ है। सेविंग किसके बराबर होती है? कितने आप बचाते हो? इनकम में से जितना आपने खर्चा किया है, जितना आपने स्पेंड किया हुआ है, उसको जब आप माइनस करोगे तो जो चीज बचेगी वो क्या होगी? आपकी सेविंग होगी। ठीक है, अगर कोई पूछे आपने एक्सपेंडिचर कितना किया हुआ है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना किया, खर्चा कितना किया है, तो पहले तो आपके पास 100 रुपए थे और आपने देखा आपकी जेब में बचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए। ठीक है, 100 रुपए आपकी इनकम थी, आपकी जेब में बचे हैं 40 रुपए, यानी कि जो आपकी पॉकेट में आप बचे हुए हैं वो तो आपकी सेविंग होगी। ठीक है, अब आप खर्चा कितना करके आए हो? 60 रुपए खर्चा करके आए होंगे ना, तभी तो 40 रुपए आपकी पॉकेट में पड़े हैं। तो आप क्या देखोगे, इससे क्या फार्मूला बनता है? इससे ये बनता है कि एक्सपेंडिचर जब भी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जितनी भी इनकम है, जैसे कि 100 रुपीज थी, उसमें से पॉकेट में जितनी सेविंग हुई थी 40 रुपीज, वो माइनस किए तो कितने बचे? 60 रुपए, यानी कि आपने 60 रुपए यहां पे क्या किया हुआ? खर्चा किया। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। ठीक है, तो ये फार्मूला बनता है आपका इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर का। तो आइए देखते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर वाले, सेविंग वाले और इनकम वाले क्वेश्चंस कैसे किस टाइप के आपके पेपर्स में आते हैं, किस टाइप के आपके एग्जाम्स में आते हैं, उसे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ मैन स्पेंड्स 40% ऑन फूड। एक आदमी है, उसने क्या किया? स्पेंड का मतलब एक्सपेंडिचर करना, खर्चा करना। अब उसने स्पेंड किया 40% अपनी इनकम का, उसने 40% जो है वो उसने लगा दिया खाने पे, खाना खाने पे। 20% ऑन हाउस रेंट, वो कहीं किराए पे भी रहता होगा, तो 20% उसने अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का 20% भी उसने उस पर लगा दिया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 40% प्लस 20%, यानी कि अभी तक उसने 60% जो है वो खर्च कर दिया अपनी इनकम का। अब आगे 12% ऑन ट्रैवल, यानी कि उसने 12% अपनी ट्रैवलिंग के लिए भी खर्चा किया, यानी कि अपने ऑफिस में जाता होगा या स्कूल कॉलेज कहीं पे भी जाता होगा, तो ट्रैवलिंग के दौरान भी गाड़ी का किराया वगैरह तो देना होता है, तो वो भी 12% उसने बताया कि 12% उसने खर्चा किया ट्रैवलिंग पे। एंड 10% ऑन एजुकेशन, यानी कि वो पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, स्कूल में फीस दे रहा था या कोई भी कोर्स कर रहा था, तो उसके लिए भी उसको फी देनी पड़ रही थी। तो एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में उसने कितना खर्च किया? 10% खर्च कर दिया। ठीक है, तो ये सारे उसके क्या थे? खर्चे, यानी कि उसके एक्सपेंडिचर। तो है भी सारे के सारे परसेंटेज। तो पहले तो हम ये निकाल देते हैं कि उसने खर्चा कितने % किया है। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर हम निकाल लेते हैं। एक्सपेंडिचर कितना? फूड पे 40% प्लस रेंट पे 20% प्लस ट्रैवलिंग पे 12% प्लस एजुकेशन पे 10%। तो ये सारा उसने एक्सपेंडिचर किया। तो इन सबको सम अप कर देंगे, एडअप कर देंगे, तो क्या बनेगा? 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 12 आ गया 82%। 82% उसने एक्सपेंडिचर किया है, खर्चा। तो इनकम मैंने बोला स्टार्टिंग में कोई भी वैल्यू, पिछली टाइप्स में भी मैंने डिस्कस की थी कि जिस वैल्यू से कम होती है या जिस वैल्यू से इंक्रीज होती है, वो स्टार्टिंग वैल्यू आपकी क्या होती है? 100%। और मैंने इस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि इनकम जो होती है
वो आपकी 100% होती है। तो यानी कि इनकम कितनी थी आपकी 100%। इनकम स्टार्टिंग में तो 100% ही होती है ना, पूरी कंप्लीट 100%। फिर आप उसको जब खर्च करते हो तो वो कम होती जाती है। अब इनकम उसकी 100% है, एक्सपेंडिचर उसका 82% है, और आपने क्या निकालनी है, सेविंग। ठीक है, क्योंकि सेविंग इसमें दी हुई है हमारे पास, कितनी दी हुई है 7200। ठीक है, तो ये जो 7200 ये आपकी सेविंग है। तो यहां से अगर हम सेविंग की परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए सेविंग किसके बराबर है आपकी, इनकम आपकी 100% है और खर्चा आपने 82% किया है, लेकिन सेविंग का फार्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम तो आपकी 100 थी, एक्सपेंडिचर आपका 82% था, तो आपका आ गया कितना 18%। तो 18% आपकी क्या है, सेविंग। ठीक है, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या, फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रैवल। आपने बताना है कि ट्रैवलिंग के ऊपर उसने कितना एक्सपेंडिचर किया है, तो आपने 12% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे सेविंग की वैल्यू कितनी है 18%, तो मैं लिख देता हूं 18% सेविंग है। ठीक है, बट सेविंग की एक्चुअल वैल्यू यहां पे कितनी दी हुई है, कितना परसेंट उसने सेव किया, 7200, तो मैं लिख देता हूं 7200। तो यानी कि इससे ये क्लियर होता है कि 18% जो है वो किसके बराबर है, 7200 के। अब देखिए आपने इसके बाद यूनिटरी मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये यूनिटरी मेथड होता क्या है, पहले उसे सीख लीजिए। देखिए आपने बचपन में क्वेश्चंस किए होंगे, आई थिंक 4th-5th क्लास में वो क्वेश्चंस थे। उसमें क्या होता था कि आपको बताया होता था कि 5 पेन जो हैं, 5 पेन जो हैं, उनकी कीमत है सपोज कर लो 50 रुपीज़। ठीक है, और आपको बोलते थे कि एक पेन की कीमत निकालो। मैं एक पेन की कीमत निकालता हूं। तो जब एक पेन की कीमत निकालते थे, उसकी वैल्यू जब निकालते थे, तो ये वाला जो 5 होता था ना, ये कहाँ चले जाता था, इसके 50 के नीचे। अब ये जहाँ चले गया, ठीक है, तो कितना आ गया 10। तो कितना, एक पेन की कीमत आ गई 10। और जब आपको एक पेन की कीमत पता लग जाती थी, उससे आप क्या करते थे, कोई भी आपने जितने भी पेन की आपने एक वैल्यू निकालनी होती थी, उसको जस्ट मल्टीप्लाई करते थे। जैसे कि अब एक पेन की कीमत आपको पता चल गई, और अगर आपने सपोज करो 100 पेन की कीमत निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करते थे, एक पेन की जो वैल्यू थी यानी कि 10, उसको जितने पेन की कीमत चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 100 पेन की कीमत चाहिए तो 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1000। अगर उनको 72 पेन की कीमत चाहिए थी तो हम क्या करते थे, 1% एक पेन वाली जो वैल्यू थी वो थी 10, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे किसके साथ, 72 के साथ, तो आ जाता था 720। सो गाइज ये मेथड जो था इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यहां से हम क्या करते हैं कि जो भी आपको वैल्यू दी गई होती थी उससे हम एक की वैल्यू निकालते हैं, फिर उस एक की जो वैल्यू आएगी उससे आपको जो भी टर्म की जितने मर्जी वैल्यू की, जितने मर्जी नंबर्स की वैल्यू निकालनी हो, उसको सिंपल हम क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई। यानी कि अगर आपको 10 पेन की कीमत है तो हम क्या करते, दी होती है तो हम क्या करते थे, उस 10 पेन से एक पेन की कीमत निकाल लेते थे। फिर आपको अगर बोलते हैं कि वो 40 पेन की कीमत निकालो, तो आप क्या करते थे, 40 को मल्टीप्लाई करते थे किसके साथ, एक पेन की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये होता था यूनिटरी मेथड। अब इसमें इसका क्या यूज है वो भी सीखते हैं। तो देखिए क्या है इसमें आपका 18% की वैल्यू आपके पास 7200 है, तो आपने क्या करना, 1% की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, जैसे कि उसमें 5 पेन की कीमत थी तो 5 को हम दूसरी जगह लेके गए थे नीचे, तो यहां पे भी अगर आपने 1% की वैल्यू निकालनी है तो 18 को कहां लेके जाएंगे, दूसरी साइड पे नीचे, डिनोमिनेटर वाली साइड, 7200 अपॉन 18। अब इसको काट लेते हैं, 18 4 जा 72, तो आ गया 400 इज द 1%। तो 1% की जो वैल्यू है ये आपको मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद 1% की जब वैल्यू मिल गई आपको, तब आपने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, वो वाली परसेंट देख लेनी है। तो फाइंड क्या करना था आपने,
स्पेंट ऑन ट्रैवल, यानी कि बताना कि ट्रैवलिंग पे कितना उसने स्पेंड किया है। तो 1% की कीमत आ गई 400 और आपने ट्रैवलिंग पे कितना खर्च किया 12%, यानी कि 1% आपने फाइंड कर लिया। और जब 12% की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल 1% वाली वैल्यू को यानी कि 400 को जितने परसेंट निकालने होते हैं 12 होंगे तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 13% होता तो हमने 13 के साथ मल्टीप्लाई करना था। अगर 200% होता तो हमने 1% वाली वैल्यू को 200 के साथ मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया 12% किस पे खर्चा किया उसने, ट्रैवलिंग पे। तो मैंने 12% की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, इसको निकाल देंगे, ये आपका आ गया 4800 इज द आंसर। ठीक है, अब ये तो था सिर्फ आपका ट्रैवलिंग पे। अब अगर क्वेश्चन में अगर आप पूछ लेते 4800 तो इसका आंसर आया 12%। अगर वो पूछ लेते कि बताओ इसकी इनकम कितनी है, कि कितने उसकी इनकम है, तो इनकम कितनी होती है 100%। तो उस केस में आपने क्या करना था, 12% नहीं फाइंड करना था, उस केस में आपने क्या फाइंड करना था 100% करना था। तो 1% की वैल्यू कितनी है 400। और अगर आपको इनकम निकालने के लिए बोलते हैं यानी कि 100% निकालने के लिए बोलते हैं, तब क्या करना था 1% की वैल्यू को यानी कि 400 को जितने भी परसेंट निकालने हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितने निकालने थे 100%, तो मैंने 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना था, आ गया 40,000 इसकी इनकम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आपको जो भी परसेंट बोली होगी उस परसेंट को आपने 1% वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली इस तरीके के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, टाइप नंबर 12। इसमें क्या होता है कि सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाला फार्मूले इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज जो होता है ये क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार किसी आदमी की सैलरी एक महीने में वो 10% इंक्रीज हुई और दूसरी महीने में दूसरे ही मंथ में सपोज करो वो 10% डिक्रीज भी हो गई। तो क्या होगा कि उसकी जो सैलरी है उसके ऊपर ये जो सक्सेसिव डिक्रीज यानी कि एक के बाद एक डिक्रीज हुआ या एक के बाद एक इंक्रीज हुआ या कभी इंक्रीज हुआ एक बार और दूसरी बार डिक्रीज हुआ, तो इस तरीके के जो इंक्रीज डिक्रीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज आर डिक्रीज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो ये है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये वाला जो फार्मूला है इस फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक की पॉइंट नोट करने वाला है, जब भी डिक्रीज होगा तो वहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो होगी क्या माइनस, और जब भी इंक्रीज हो रहा होगा तो वहाँ पे आपने वैल्यू लिखनी है प्लस। ठीक है, तब उस वैल्यू के साथ प्लस रहेगा। और आंसर भी जब इसका निकालोगे और आंसर में अगर माइनस आ जाता है तो समझना आपने कि वो क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, और अगर आंसर में प्लस आया तो आपने बताना है इसमें क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, सिंपली यानी कि प्लस फॉर इंक्रीज माइनस फॉर डिक्रीज। तो चलिए ये वाला फार्मूला जो है अब ये कब लगेगा, जब भी सक्सेसिव इंक्रीज होगी या सक्सेसिव डिक्रीज होगी या कोई इंक्रीज होगी या कोई डिक्रीज। यानी कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको बैक टू बैक परसेंटेजेस दी गई होंगी कि इतने परसेंट इंक्रीज हो रहा है इतने परसेंट डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे उसे देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, सैलरी ऑफ राम इंक्रीजेज बाय 10%। बताया हुआ है कि सैलरी जो है राम की वो 10% इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला कि अगर इंक्रीज हो रही है तो उस वैल्यू को हम क्या ले लेंगे प्लस में। तो यहाँ पे आपका जो x है वो क्या आ गया प्लस में, यानी कि क्या दिया हुआ है 10%, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, क्योंकि इंक्रीज हो रहा था इसलिए 10 के साथ प्लस, क्योंकि प्लस लिखने की जरूरत नहीं है तो इसलिए मैंने सिंपली 10 लिख दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, डिक्रीजेज बाय 10% अगेन। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि वो डिक्रीज हो गया फिर से
कितने परसेंट? 10%। पहले इंक्रीज हुआ था 10%, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो डिक्रीज हो गया 10%। तो यानी कि y इस केस में डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, लेकिन डिक्रीज वाले केस में हमने क्या लगाना है? माइनस। तो यहां पे क्या आ जाएगा? -10। तो आपके पास माइनस वाला जब डिक्रीज आया था तब जो परसेंट दिया हुआ था डिक्रीज का वो हमने माइनस में लिखा, और जब इंक्रीज का जो परसेंट दिया था वो हमने प्लस में लिखा, क्योंकि माइनस फॉर डिक्रीज एंड प्लस फॉर इंक्रीज। अब x और y की वैल्यू हमने देख ली, अब इसको क्या करना है? ये वाले फार्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, कैसे? यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यही फार्मूला था आपके पास। अब इसमें 1 बाय 1 पुट करते जाएंगे वैल्यू। x की वैल्यू क्या है? 10, तो मैंने 10 लिखा x की जगह पे, आगे फार्मूले में प्लस लिखा। फिर उसके बाद y की वैल्यू क्या है? -10, तो मैंने लिख दिया -10। ठीक है, आगे फार्मूले का प्लस, x की जगह पे 10 इंटू y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -10 अपॉन 100। तो ये हो गया, फार्मूले में वैल्यू लगा दी हमने। अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे। 10 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 10 और ये प्लस और ये माइनस माइनस। अब ये 10 इंटू 10 कितना होता है? 100 अपॉन 100। इज दैट क्लियर? अब ये क्या है? 10 प्लस का था और 10 माइनस का, तो ये क्या हो गया? कैंसल। जब भी एक वैल्यू प्लस की हो और दूसरी माइनस की हो और हो भी वो सेम, तो वो कट जाती हैं, वहाँ पे क्या आ जाता है? 0। जैसे कि मान लो कि मेरे पास 5 प्लस का है और दूसरा 5 माइनस का है, तो ये क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएंगी और किसके बराबर आ जाएंगी? 0 के। तो सेम देखिए, यहाँ पे 10 के साथ कोई साइन नहीं था, तो यानी कि ये प्लस का था, इस 10 के साथ माइनस था, ये कट के 0 आ गई। अब यहाँ पे क्या है? ये 100 और ये 100 1 जा 100, तो यहाँ पे क्या बचा? -1, तो -1% आया इसका आंसर। अब ये जो माइनस था, मैंने बोला कि अगर आंसर में माइनस आता है तो डैट मीन्स वो क्या हुआ है? डिक्रीज। तो इसमें क्या हुआ है? 1% की डिक्रीज हुई है उसकी सैलरी कितने परसेंट डिक्रीज हुई है? 1%। तो डिक्रीज इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर में क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे कि डिक्रीज हुआ है। कितना? 1% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैलरी ऑफ राम डिक्रीजेस बाय 10%, कि जो सैलरी है राम की वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई। कितने? 10%। तो हमारे पास जो x है वो कितना आ गया? डिक्रीज हुई है, तो इसलिए -10 लिख देंगे। अगेन डिक्रीजेस बाय 20%, यानी कि दूसरी बार फिर से डिक्रीज हो रही है। कितनी? 20%। तो जो नेक्स्ट वैल्यू होती है y, वो कितनी आ गई? डिक्रीज हुई है, तो इसलिए उसके साथ क्या लगेगा? माइनस, तो -20। क्लियर? अब इसको क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 में इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 में इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? -10, y की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? -20, फार्मूले का प्लस। ठीक है, अब आगे -10 इंटू -20 अपॉन 100, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? -10 और -20, जब दो वैल्यू माइनस की हों तो करना प्लस होता है। एक वैल्यू माइनस की है और दूसरी वैल्यू भी माइनस की है तो करना प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे -10 -20 ये आ गया किसके बराबर? -30 के, क्योंकि दोनों वैल्यू अगर माइनस किया है, करना प्लस है, तो मैंने प्लस किया, 10 और 20 को प्लस किया 30, लेकिन साइन हमेशा माइनस का लगेगा इसमें, तो मैंने लगा दिया -30। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है? अब देखिए, ये माइनस इंटू माइनस, आपको पता है माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। तो ऊपर 20 इंटू 10 आ गया 200 और नीचे 100। अब ये 2 0 कैंसिल, तो क्या बचा? सिर्फ 2। तो आंसर क्या आ गया आपका? -30 प्लस 2। ठीक है, अब एक वैल्यू माइनस की है, एक वैल्यू प्लस की है, तो करना क्या होता है? हमने माइनस, लेकिन साइन हमेशा
बड़ी वाली वैल्यू का लगेगा, यानी कि 30 में से हम 2 को माइनस करेंगे, आ गया आपका 28, और साइन बड़ी वाली वैल्यू का यानी कि 30 का साइन माइनस है, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या रख लिया, माइनस। तो -28% इज द आंसर। बट माइनस लगा हुआ है, तो मैंने बोला था कि जहां पे भी माइनस होगा उसका मतलब ये हुआ कि वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो क्या हुआ यहाँ पे 28% की डिक्रीज हुई है राम की सैलरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 13 की तरफ। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है इसमें। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट गेट 80% मार्क्स टू पास। यानी कि इसमें यह बताया हुआ है कि किसी एक एग्जाम में कैंडिडेट्स को 80% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, यानी कि जिसके मिनिमम मार्क्स 80% आते हैं तो वो क्या होगा, पास। 80% से अगर ज़्यादा होगा तो वो तो ऑब्वियसली पास ही रहेगा, बट मिनिमम तो 80% चाहिए। अब नेक्स्ट लाइन ये बोल रहा है इफ़ ही गेट्स 210 मार्क्स, यानी कि अगर उसके 210 मार्क्स आते हैं बट फेल्स बाय 30 मार्क्स, वो क्या फेल हो जाएगा 30 नंबरों से। यानी कि उसके 210 मार्क्स आए हैं बट वो फेल हो गया 30 मार्क्स से। तो जितने मार्क्स से वो फेल हो गया, अगर हम उसको वो मार्क्स दे दें तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, उसके 210 मार्क्स आए हैं, मैं उसको जिससे वो फेल हुआ है वो नंबर दे देता हूं, उसको वो मार्क्स दे देता हूं। तो अब ये क्या हो गया, इसके क्या मार्क्स आ गए, 240 इसके मिनिमम पासिंग मार्क्स आ गए। यानी कि अगर जिसके भी 240 मार्क्स होंगे वो क्या होगा, पास होगा। ठीक है, अब ये जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है 240, इसकी परसेंटेज भी दी हुई है। क्या दी हुई है, ए कैंडिडेट मस्ट गेट 80% मार्क्स, यानी कि 80% वाला मिनिमम मार्क्स वो क्या होंगे, पास होंगे। तो मिनिमम मार्क्स 240 है बट है कितने एक्चुअल में, वो 80%। तो 80% आपका आ गया 240। अब जब भी आपको पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, जैसे कि ये देखोगे इनकम और सेविंग वाले, उसमें मैंने बताया था कि कोई भी परसेंटेज की अगर आपको वैल्यू दी है, कोई भी परसेंटेज की आपको वैल्यू दी है, तो आपने क्या करना है, 1% की वैल्यू वहां से निकाल लेनी है। तो 80% की वैल्यू आपको दी हुई है 240, और आपने क्या करना है, 1% की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 240 यहां पे रहा, जो ये वाली वैल्यू होती है ये दूसरी जगह डिनोमिनेटर पे जब चले जाएगी तो क्या निकल जाएगा, इसका 1% निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 0 और ये 0, 8 3 ज़ा 24, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3। बट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। अब आपको ये पता होगा कि कोई भी एग्जाम हो उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100%, क्योंकि जिसके फुल बटा फुल मार्क्स आए हैं हम क्या बोलते हैं, उसके कितने आए हैं, 100% मार्क्स आए हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100%। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना हमने, 100% की वैल्यू। अब आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जब भी हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर 1% को अगर हम जो भी परसेंट निकालनी होती है उसके साथ 1% वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या परसेंट निकालना है, 100%, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स। तो 100% यानी कि 100 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1% वाली वैल्यू के साथ। तो 1% की वैल्यू आई है 3 और 100% निकालना है, तो 100 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया 300 इज द मैक्सिमम मार्क्स इज द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, यानी कि एक स्टूडेंट को कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, 40%, यानी कि जिसके 40% मार्क्स आ गए वो क्या होगा, पास होगा। ठीक है, बट ही गेट्स 40 मार्क्स, पर उसके आए कितने, 40 मार्क्स, एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स, और वो फेल हो गया 40 मार्क्स से। यानी कि आए उसके 40 मार्क्स हैं और वो फेल भी 40 मार्क्स से हो गया। तो मैंने बोला था जैसे पिछले क्वेश्चन में कि जितने नंबरों से कोई फेल होता है, जितने मार्क्स से कोई फेल होता है, अगर वो मार्क्स उसको दे दिए जाएं तो वो क्या बन जाएंगे, उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी कि अब वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो हम वही करेंगे, आए कितने थे उसके 40 मार्क्स और फेल कितने मार्क्स से हुआ, 40 से, तो यही 40 मार्क्स मैंने उसको दे दिया, कितना हो गया, 80 हो गया। तो ये इसके आगे मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है, लेकिन मिनिमम पासिंग मार्क्स की परसेंटेज दी हुई है कितनी, 40%, तो मैं लिख दूंगा 40%, 80 के बराबर है।
तो जब भी आपको कोई परसेंटेज दी गई है उससे आप क्या निकालोगे, पहले 1% की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, 1% लिखूंगा और इस 40 को कहां ले जाऊंगा, 80 के नीचे। 42 ज़ा 80 आ गया 2, 1% की वैल्यू निकल गई 2। लेकिन क्वेश्चन पूछता है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपने मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100%। तो यानी यहाँ पे भी आपने क्या निकालना है, 100%। तो कोई भी परसेंट जब निकालना होता है, एक बार फिर मैं बोलता हूँ, 1% की वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 70% पूछा गया निकालने के लिए तो 1% वाली वैल्यू को 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 100% पूछा हुआ है तो 1% वाली वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 2, लेकिन निकालना क्या है आपने, 100%। तो 1% वाली वैल्यू यानी कि 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 200 इज द आंसर। सो गाइज, हमने ऑलमोस्ट सभी टाइप्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं आज। तो परसेंटेज का आज चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एक नए चैप्टर पे होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।